नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम उदय बैच के अंदर पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी। और इस हिंदी की बढ़ती हुई यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं एक और नए चैप्टर पर, जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी। और बेटा, ये जो चैप्टर है ये आपके पाठ को इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से बताया गया है कि आप जान पाएंगे कि कस्तूरबा जी जो थी उनका क्या व्यक्तित्व था, किस तरीके से उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए और किस तरीके से उन्होंने अपने धर्म का निर्वहन किया। ठीक है, तो इन तमाम तरीके की बातों को आप इस चैप्टर के माध्यम से जान पाएंगे। इस चैप्टर को लिखा है काका केलकर जी ने। तो आइए बच्चों, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि हमारी जो अध्ययन यात्रा है वो किस दिशा में चलने वाली है, यानी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद हम जानेंगे सारे के सारे पाठ को। चूंकि ये जो पाठ है ना बेटा, एक एक प्रकार का संस्मरणात्मक निबंध है। ठीक है, अपने विचारों को संस्मरण यानी कि स्मृति के आधार पर लिखा गया है, इसलिए इस चैप्टर की लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन में देखने को मिलते भी हैं। और ये चैप्टर पढ़ने से ना हमें किसी के व्यक्तित्व के बारे में, देखिए महात्मा गांधी से तो सभी लोग परिचित हैं, पर कस्तूरबा गांधी का व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, कैसा उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से उन्होंने गांधी जी का सहयोग किया, किस तरीके से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को संभाला, ये तमाम तरीके की जो बातें हैं वो हमें इस चैप्टर से पढ़ने मिलने वाली हैं। तो यही तो बेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे लेखक महोदय की कि हमारे लेखक महोदय कौन थे। तो देखिए बच्चा, हमारे लेखक थे दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, यानी कि काका केलकर, जो कि हिंदी के अंदर एक जाना पहचाना नाम है। इनकी ख्याति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि काका केलकर को जो है ना, भारत सरकार ने सम्मान देने के लिए उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया था। होता क्या है बेटा, भारत की परंपरा में ना, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को बहुत विशेष सम्मान देना होता है, ये बताना होता है कि भाई राष्ट्र आपके सम्मान करता है, तब भारत सरकार जो है वो उनका डाक टिकट जारी करती है। और बेटा, कई बड़े हस्तियों के डाक टिकट जो हैं आपने देखे भी होंगे, तो वो इसी बात का सूचक होते हैं कि हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो सरकार है, उसने क्या है कि हम जो उन प्रसिद्ध लेखक हुए, प्रसिद्ध समाज सेवी हुए, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये तो था कि भाई किस प्रकार का व्यक्तित्व है। आइए अब जान लेते हैं कुछ व्यक्तिगत जानकारियां, जैसे जन्म कहाँ हुआ, कैसे वो हिंदी की दुनिया में आए और हिंदी की दुनिया में आने के बाद उनका क्या क्या योगदान रहा, इन तमाम बातों को। तो देखा जाए तो इनका जो जन्म था वो सतारा महाराष्ट्र में हुआ था और ये मराठी थे। ठीक है, मराठी होने के साथ साथ इनकी जो भाषा पर पकड़ थी ना, वो मराठी में इनकी जन्म मातृभाषा थी, तो उनकी पकड़ वहां पर बहुत विशेष थी। पर इसके बाद भी वो हिंदी के अंदर लिखा करते थे और हिंदी का एक प्रसिद्ध चेहरा बनकर उभरे। देखिए, जन्म और मृत्यु की यदि बात करें तो 1 दिसंबर 1885 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो जाती है उनकी 21 अगस्त 1981 को। ठीक है, भाषा के प्रवाह की बात करें कि भाई भाषा किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग करी, तो सरल बोधगम्यात्मक प्रवाह युक्त खड़ी बोली। ठीक है, और यदि शैली की बात करें तो विवेचनात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, वर्णात्मक और चित्रात्मक, ये तमाम तरीके की शैलियों का प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इस शैली की कुछ कुछ झलकियां जो है ना, वो आप आने वाले चैप्टर में भी देखेंगे। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि काका केलकर की शैलियां जो हैं वो किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती हैं, किस तरीके से उनकी शैली थी लिखने की। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा किस युग के कवि माने जाते हैं। तो बेटा शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के कवि माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि लेखक माने जाते हैं। और बेटा ये स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे और हिंदी के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय रहे। कुछ कुछ इनके ऐसे सुझाव जो हैं वो आज भी हिंदी की दुनिया में माने जाते हैं, जिनका श्रेय जो है वो केलकर महोदय को जाता है, यानी कि काका केलकर महोदय जी को ये श्रेय जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर की। तो बेटा जैसा कि चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ना, ये न्याय निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी नामक शीर्षक से हमें संबोधित किया गया है या शीर्षक से किताब में दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर ना बेटा ये बात समझो कि इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कस्तूरबा गांधी किस प्रकार से थी, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से था। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे और ये तमाम बातें हम किसकी दृष्टि से जान रहे हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो हम जान रहे हैं काका केलकर की दृष्टि से। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ही बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू जी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसीलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी, बा यानी कि क्या होता है भाई, बा का जो संबोधन है वो जो है वो कस्तूरबा गांधी के लिए बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर बताया गया है पहले पैराग्राफ के अंदर कि जिस तरीके से राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी को हमारे द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है और उन्हें प्यार से लोग बापू कहते हैं, उसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी को भी एकाक्षरी मतलब एक अक्षर का नाम जो होता है बा, उस नाम के कारण या उस नाम के माध्यम से कस्तूरबा गांधी भी जो हैं वो राष्ट्रमाता बनने में सक्षम हो पाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के स्थान के साथ संबंध के कारण ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक सद्गुण और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरितार्थ का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। तो बेटा यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो नाम है, ठीक है, जिनके कारण इन्हें केवल इसलिए नहीं जाना जाता कि इनका जो संबंध था वो केवल महात्मा गांधी के साथ था या ये महात्मा गांधी की पत्नी थी। जब जब ऐसा मौका आया कि भाई जो प्रकार का चरित्र है, जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ ये रह रही हैं, उस चरित्र की जब भी कसौटी आई तब तब उन्होंने उस कसौटी को कसा और उस कसौटी पर खरी उतरी। फिर चाहे बात भारत के अंदर आंदोलन चलाने की हो या फिर बात हो कहाँ साउथ अफ्रीका में रहकर वहाँ पर लोगों की मदद करने की, वहाँ पर आंदोलन चलाने की, इन तमाम कसौटियों पर जब जब कस्तूरबा गांधी के लिए ये अवसर आया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए कोई चुनौती आई है, तब तब कस्तूरबा गांधी ने अपने चरित्र का यथार्थ प्रकाशन किया। ठीक है, अपनी जो कसौटी आई, जो चैलेंज आया, उसको बड़े ही मजबूत तरीके से हैंडल किया और जैसा उनका जो सम्मान था उसी सम्मान को उन्होंने वास्तविकता में दिखाया कि भाई मैं इस लायक भी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने दूसरे पैराग्राफ को समझा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा गांधी को पहचानता है। इस तरह की विचित्र लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ना एक बात, बहुत खास बात ये बताई गई है कि देखिए जीवन में आगे बढ़ना अलग बात है, ठीक है, पर हमारी जो मान्यता है, जैसे हमारे देश के अंदर कई मान्यता हैं कि भाई एक स्त्री किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से उसका व्यवहार होना चाहिए। तो कस्तूरबा गांधी के विषय में यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जिस तरीके से हमारी मान्यताएं हैं उस तरीके से जो हिंदुस्तानी स्त्री का जो आवरण है, जो बातें कही जाती हैं, वो तमाम तरीके की बातें कस्तूरबा जी के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती हैं। और इसीलिए कि भाई यदि कहा जाए कि आदर्श की साक्षात प्रतिमा कौन है या भारतीय आदर्श की साक्षात जो प्रतिमा है उसकी झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है, उसकी झलक हमें देखने को मिल रही है कस्तूरबा गांधी के चरित्र के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर। होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई वो जो व्यक्ति है ना बिल्कुल सज्जन है, जैसे साधु होता है, ऐसा कहते हैं ना लोग कि भाई उसको देख लो चाहे साधु को देख लो, एकदम बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलता, बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीता है, ऐसी बात कहते हैं। उसी तरीके से
कुछ व्यक्तियों के बारे में भी कहा जाता है कि अरे बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है, बिल्कुल कान्हा है, कहा जाता है ना। तो उसी तरीके से कि जब उपमाएं दी जाती हैं अपने गुणों को देखकर, तो कहा जाता है कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आप फला किस्म के व्यक्ति हैं। उसी तरीके से कस्तूरबा जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि जो कस्तूरबा गांधी थी वो वास्तव में आदर्श भारतीय महिला थी। और ये बात जो है कहने के लिए नहीं है, बल्कि उनके चरित्र में इस बात की झलक भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, कस्तूरबा अनपढ़ थी, हम यह भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंडर्स जैसे कोई विदेशी मेहमान घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती थी, और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो कि यहां पर बताया जा रहा है कि वास्तव में जो कस्तूरबा गांधी जी थी वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी। ठीक है, एक सामान्य सी शिक्षा जो उस समय हुआ करती थी। क्योंकि देखो बेटा, जिस समय कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ और जिस समय उन्होंने कार्य किया, जिस समय उन्होंने जीवन जिया, हम सब गुलाम थे। ठीक है, भारत गुलामी से जूझ रहा था। और बेटा, गुलामी का जो सबसे बुरा असर पड़ता है वो पड़ता है ऐसे लोगों पर या ऐसे व्यक्तित्व पर जिनकी जो है ना शक्ति नहीं होती, जिनके व्यक्तित्व में शक्ति नहीं होती या जो कमज़ोर होते हैं। तो उस समय स्त्रियों की स्थिति भी जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो उनकी बहुत कोई खास शिक्षा नहीं हुई थी। पर होता क्या है कि इसी बात को बताया भी जा रहा है कि भाई उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी और जो भाषा थी वो सामान्य देहाती किस्म की भाषा थी। और भाई क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति जिस तरीके के माहौल में होता है उसी तरीके से उनकी भाषा हो जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से उनकी भाषा थी। पर वो जब वो दक्षिण अफ्रीका रहने जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं गांधी जी के साथ, तो कुछ 10-20-50 शब्द जो हैं वो सीख लेती हैं। और होता भी यही है बेटा जनरल कि जिस तरीके के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरीके के भाषिक वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें हम थोड़ी बहुत सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो वही जो शब्द उन्होंने सीख लिए थे वही जो थी उनकी पूरी की पूरी पूंजी थी। अब जब भी कोई मेहमान आ जाता तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से वो अपना जो है बात अपनी कहती और उसकी बात को समझती। और कभी कभी ये जो सीमित पूंजी थी कभी कभी हास्य का कारण भी बना करती थी कि भाई कोई बात ऐसी हो गई जो अनौपचारिक है। ठीक है, या कोई ऐसी बात हो गई जिसमें समझने की गड़बड़ी हो गई। ठीक है, और उस बात के कारण जो है वो हास्य जन्म ले लेता था कभी कभार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ने वाला कोई मिले तो वह भक्ति पूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का दूसरा पात्र ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठ जाती। उनका यह चरित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ ना सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है कि जिस तरीके से तमाम भारतीयों की श्रद्धा जो है वो दो जगह अटकी होती है। ठीक है, पहली तो है गीता, जो कि वास्तव में एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। आप जब जब गीता को पढ़ेंगे तब तब जो है आपको एक नएपन का अनुभव होगा। ठीक है, और ऐसा कहा भी जाता है कि गीता के विषय में ये बात सच भी है, और आप इस बात का अनुभव भी कर सकते हैं कि यदि आप गीता को बार बार पढ़ें, बार बार एक ही पेज पढ़ें, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तब तब उसमें कुछ नया ही आपको मिलेगा, चाहे आपने कितनी बार भी गीता को पढ़ लिया हो। तो इसी बात को जो है यहाँ पर बताया जाता है कि कस्तूरबा गांधी जो होती हैं वो जिस तरीके से हर भारतीय महिला का आदर्श होता है कि भाई समय मिलने पर वो भी गीता पढ़ने का प्रयास करती हैं, पर जैसे होता था ना कि हमारी दादी नानियाँ होती थी कि भाई एजुकेशन बहुत अच्छी तो होगी नहीं। ठीक है, और होती भी नहीं थी उस समय। सब लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ लोगों का परिवार अच्छा होगा जहाँ पर दादी नानी सब लोग बढ़िया पढ़े लिखे होंगे,
पर जो पिछले का परिवार था, जो पिछली पीढ़ियों के अंदर आ रहा था, ठीक है, जो गांव से बिलोंग कर रहे थे, वहां पर एजुकेशन ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल जाएगी कि दादी नानी जो होती है ना, उनकी श्रद्धा बड़ी होती है कि गीता पढ़ ले, रामायण पढ़ ले या रामचरितमानस पढ़ ले, पर आता नहीं है। तो जब भी कोई पाठ करता है तो बड़े ध्यान से सुनती हैं, बड़े बढ़िया भाव से सुनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हो वो कस्तूरबा गांधी के साथ भी होता है कि भाई वो बार बार जो है वो गीता पढ़ने का प्रयास करती हैं। एक बार क्या होता है कि आगा खां महल में उन्हें कारावास मिलता है, ठीक है। तो भाई होता क्या था कि ये जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, राष्ट्रीय स्तर के लोग हुआ करते थे, और उस समय चल रहा था भारत में आंदोलन। कौन सा आंदोलन? आज़ादी का आंदोलन। तो उसी तमाम तरीके के आंदोलनों के अंदर लोगों को जो है ना वो बंदी बना के जेलों में रखा जाता था। तो भाई इनको भी जो है ना एक बार कारावास की सजा हुई, ये कारावास में जाती हैं और कहाँ रहती हैं? आगा खां महल में, ठीक है। तो वहां पर ना गीता पढ़ने का ये संकल्प लेती हैं, ठीक है। गीता का जो पाठ होता है उसको पूरा करने का प्रयास करती हैं। और इसी तरीके से उनकी जो श्रद्धा का दूसरा पात्र था वह बताया जाता है। कौन था भाई? जो सबका है, ठीक है, जो लोक मंगल का ग्रंथ माना जाता है, यानी कि रामचरितमानस। अब रामचरितमानस को भी ना जो हमारी कस्तूरबा बा थी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करती हैं, पर वही बात है कि भाई बहुत अच्छे से तो पढ़ी लिखी थी नहीं, ठीक है। तो जैसा जितना जो था वो समझ पाती थी उस तरीके से, उस तमाम तरीके को अपने अंदर समाने का प्रयास करती थी। अब यहाँ पर काका केलकर ये भी बताते हैं कि भले ही कस्तूरबा बा जो हैं वो चीज़ों को अच्छे तरीके से ना समझ पाई हो, रामचरितमानस के अंदर जो सती सीता का विवरण आता है उस बात को अच्छे से समझ पाई हो या ना पाई हो, पर जीवन में एक अच्छी पत्नी बनकर उभरती हैं। वास्तव में जो सती सीता की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उन तमाम तरीके की विशेषताओं को सीखती भी हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। अब देखो आगे चर्चा की जा रही है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। तो बेटा ये बात सच है कि आपके शब्द और आपकी रचनाएं जीवन में आपको अमर बनाती हैं, ये अमोघ कृतियां हैं। जैसे देखो इससे पहले वाले पैराग्राफ में बात आई थी दो ग्रंथों की। तो देखो गीता एक ग्रंथ है, ठीक है। बिल्कुल सामान्य दृष्टि से बात करें तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको तमाम तरीके के विद्वान मानते हैं, ठीक है। ऐसा कोई विद्वान नहीं दुनिया का जो गीता की श्रेष्ठता को ना मानता हो, ठीक है, कि गीता एक श्रेष्ठ ग्रंथ है इस बात को ना मानता हो। अब यहाँ पर वही बात बताई गई है कि गीता क्या है? कृति है। क्या है? एक प्रकार की रचना है जिसको लिपिबद्ध किया गया है, ठीक है। रामचरितमानस के विषय में भी यही बताया गया है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं जो व्यक्तियों के परिवर्तन को, हृदय परिवर्तन को बदल देती हैं। वही बात है क्या? शब्द और कृति। तो देखो आगे क्या बताया जाता है। देखो शब्द जो है वो सारी की सारी दुनिया को हिला देता है, ये बात तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और कृति जो है वो आने वाली पीढ़ियों को समझाइश भी देती है और समझाइश के साथ साथ मार्गदर्शन भी देती है कि भाई किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से जीवन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया जाए। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो देखो भैया यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कस्तूरबा बा ने जो है ना वास्तव में जो कृति शक्ति है, ठीक है, यानी कि जो विभिन्न रचनाएं हैं, जो लिपियां हैं और जिन तमाम तरीके के ग्रंथों की यहाँ पर चर्चा की गई है उनकी साधना की, ठीक है, और उनको श्रेष्ठ माना, नम्रता के साथ उनको स्वीकार किया और इस प्रकार से जीवन सिद्धि को प्राप्त किया। बेटा जीवन सिद्धि का आशय ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जीवन जिए तो उसका जीवन इस प्रकार से हो कि वह सब प्रकार से आदर्श के रूप में परिणत हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलिए कस्तूरबा बा के विषय में कहा जाता है कि ये आदर्श पत्नी थी, ये आदर्श माँ थी, ये आदर्श बेटी थी। तमाम तरीके से जो है ना कस्तूरबा गांधी एक बहुत ऊंचे आदर्श की महिला थी, ठीक है। ये बात जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है और ये बात सच भी है कि ये जो इस प्रकार का व्यक्तित्व था वो केवल और केवल कृति शक्ति के संयोग के कारण हो पाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, ना कोई तनातनी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल में चली गईं। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहां की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार
उस सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। तो देखो बेटा यहाँ पर ना एक चीज़ और बताई जा रही है कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था तब कस्तूरबा बा को जेल जाना पड़ा था, ठीक है। और पता है जब उन्हें जेल जाना पड़ा था तब उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कोई तनातनी पैदा हो, जिससे कोई सनसनी पैदा हो, ठीक है। उन्होंने सिंपल सा भाई ये बात कही कि जिस तरीके से मेरे पति का जो धर्म है, ठीक है, मैं भी उनका साथ दूंगा और मैं वो तमाम तरीके की रीतियां तोड़ूंगी जो ये कहती है कि कस्तूरबा जो है वो गांधी जी की पत्नी नहीं है। ये बात कहकर वो जेल चली गई। अब जब जेल गई बेटा तो जेल में भी कई तरीके के अत्याचार होते हैं, कई तरीके का जो अनाचार है, कैदियों को क्या है तोड़ने का प्रयास किया जाता है, अपनी बात मनवाने का प्रयास किया जाता है। तो उसी क्रम में जो है कस्तूरबा गांधी पर भी कई प्रयोग किए गए और उनकी तेजस्विता को तोड़ने का प्रयास भी किया गया कि भाई कैसे भी तरीके से कस्तूरबा जो है वो हमारी बात मान ले। पर कस्तूरबा गांधी जो है वो उस प्रकार की महिला थी कि जिसके आगे जिद टूट जाती है जबकि वो कहीं नहीं टूटती या कहीं भी नहीं झुकती। तो ये बात होती भी है आगे, ठीक है। अब देखो आगे क्या बताया जा रहा है चैप्टर के अंदर। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही तब उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही नहीं की हो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी जो थी जेल जाती हैं और वहाँ पर ना डॉक्टर ये कहता है कि मेडिसिन जो है वो आपको खानी होगी। और बेटा इंग्लिश मेडिसिन जो होती हैं, जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो होता है किसी व्यक्ति किसी जानवर के खाल बाल नाखून इन तमाम तरीके की चीज़ों से बनती हैं उस समय की जो दवाइयाँ थी। क्योंकि पता है होता क्या था कि उस समय का जो साइंस थी वो उतनी डेवलप नहीं हुई थी। आज तो साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है कि कोरोना आया और जिस स्पीड से कोरोना आया उसी स्पीड से हमने वैक्सीन ईजाद कर ली। पर आज के 50-60 साल पहले या 70-80 साल पहले वो तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ जो प्रचलित दवाइयाँ थी, चूँकि देखो एलोपैथी का ज़्यादा विकास जो है ना वो पाश्चात्य के देशों में हुआ है और जहाँ जिस प्रकार का खान पान होगा वो दवाइयों के अंदर भी आता है, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ जो दवाइयाँ थीं, ठीक है, वो कस्तूरबा गांधी को दी गई जो कि धर्म विरुद्ध थी, जो कि उनके हिसाब से ये तमाम तरीके की चीज़ें जो हैं वो धर्म विरुद्ध थी। तो उन्होंने उनको खाने से मना कर दिया। वो कह दिया कि भाई मुझे अखाद्य खाकर जीवन जीना स्वीकार नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु जो कि अखाद्य हो, अखाद्य मतलब जो वस्तु हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जहाँ हमारे जो बड़े बूढ़े हैं घर के अंदर वो तमाम तरीके की इन चीज़ों को बताते हैं कि भाई अखाद्य वस्तुएं जो हैं क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो तमाम तरीके की ऐसी वस्तुएं जो नहीं खाना चाहिए एक आदर्श परिवेश में वो खाद्य वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ऐसी बात कहती हैं कस्तूरबा जी कि भैया मुझे अखाद्य खाकर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ खाकर जीवन नहीं जीना है जो खाना नहीं चाहिए और उससे अच्छा है कि भाई मैं मृत्यु का एक बार सामना कर लूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। खुद महात्मा जी ने कई बार देखो यहाँ पर एक बात और बताया गया है कि भाई उनके जो व्यवहार की कसौटी है वो केवल और केवल अंग्रेजों ने ली हो या दमनकारियों ने ली हो ऐसी बात नहीं है। कई बार जो होता है ना कि पति पत्नी के बीच भी विवाद हो जाता है। तो महात्मा गांधी ने भी कस्तूरबा बा से बहुत सारी बातें कही, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मनस्पर्शी बातें कहीं, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामले में पति का अनुसरण करती रही। तो बेटा यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भाई जब पति पत्नी में मनमुटाव होता था, जब कोई बात गांधी जी कह देते थे कस्तूरबा को, तो कस्तूरबा किसी भी तरीके की बात को मनमुटाव के तौर पर नहीं लेती थी। उनकी ये मान्यता थी कि भाई पति का अनुसरण ही करना एक सती का कर्तव्य होता है और वो उसी मान्यता को लेते हुए जीवन में आगे बढ़ती हैं और अपने पति अपने धर्म का जो है वो आचरण करते हुए अपने पति का अनुसरण करती हैं, ठीक है। तो ये बात थी। आगे देखो क्या बताया जा रहा है। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन, अब यहाँ पर लेखक महोदय ये बता रहे हैं कि कस्तूरबा बा के जो उन्हें प्रथम दर्शन हुए थे वो कहाँ हुए थे। देखो कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बापू और बा सो गए और हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तर बिछाकर सो गए।
उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर केलकर जी ये बताते हैं, हमारे लेखक महोदय ये बताते हैं कि कस्तूरबा बा से जो उनकी पहली मुलाकात थी, देखो वो जो मुलाकात थी वो होती है शांति निकेतन में। भाई शांति निकेतन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी दोनों आती हैं, और दोनों के आने के बाद अब जब लोग आएंगे जाएंगे तो देखो उतनी व्यवस्थाएं पहले हुआ नहीं करती थी। तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वहां रात तो रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जिस दौर में थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं उनके पास थी भी नहीं और उनका वो प्रयोग भी नहीं किया करते थे, ठीक है। तो शांति निकेतन जाते हैं, वहां रुकते हैं, वहां एक चबूतरा होता है, तो रात वहीं उस चबूतरे पर बिताने का जो है वो तैयारी होती है। दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, कस्तूरबा गांधी और स्वयं महात्मा गांधी, वो दोनों जो हैं वो उसी चबूतरे पर अपना बिछौना बिछा कर सो जाते हैं। साथ में जो और लोग होते हैं वो भी आजू बाजू घेर कर उन्हें सो जाते हैं। और जब तमाम तरीके की ये बातें होती रहती हैं तब केलकर जी को, यानी कि हमारे लेखक को, ये लगता है कि शायद आज उन्हें आध्यात्मिक माता पिता मिल गए। देखो, आध्यात्मिक माता पिता अलग चीज होता है और व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो अलग चीज होता है। तो देखो, कहते हैं ना कि हमें गुरु मिल गया, ठीक है, वो भी वही बात है कि जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दे, ठीक है, वो उस तरीके के व्यक्तित्व थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये बता रहे हैं लेखक महोदय कि कस्तूरबा बा के अंतिम दर्शन उन्होंने कब हुए थे, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, कि भाई उनको गिरफ्तार करना है, तब उन्होंने कस्तूरबा गांधी का अंतिम दर्शन किए थे। और होता क्या है कि कस्तूरबा गांधी को पूछा जाता है कि भाई अरेस्ट हो सकते हैं, तो इन तमाम बातों पर जब किया जाता है कि भाई गिरफ्तार करना है, ठीक है, ये बात कही जाती है, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई हम तो गिरफ्तार कर रहे हैं तो क्या आप भी साथ चलेंगे, ठीक है। और जब ये बात कही जाती है, ठीक है, कि यदि आप साथ चलेंगी, तो वो कहती हैं कि भाई अगर आप गिरफ्तार करेंगे तब मैं साथ चलूंगी, वरना जहां महात्मा गांधी जा रहे हैं, जिस सभा में वो बोलने वाले हैं, वहां पर मैं भी बोलने वाली हूं, ठीक है। तो ये बात होती है। अब देखो आगे क्या होता है। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई। शाम के समय जब वह व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठाएं। बा ने उस समय उन्हें ना देश सेवा का महत्व समझाया और ना उन्होंने देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी निर्भत्सना की ही। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये बताया गया है कि कई बार जो है वो महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज जब चाहते थे उठा के जेल में डाल दिया करते थे। ऐसे में क्या होता था कि आंदोलन को दिशा देने का कार्य जो है वो कस्तूरबा गांधी किया करती थी। और जब अंग्रेज कस्तूरबा गांधी के पास आए और बोले कि माताजी आप बाहर जाने का कष्ट ना करें, क्यों फालतू में परेशान होती हैं, तो बा ने पता है क्या किया, बा ने ना तो उन्हें उनकी निर्भत्सना की, मतलब बहुत गंदी गंदी तरीके से आलोचना की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया, और ना उन्हें देशभक्ति और इन तमाम चीज़ों का महत्व समझाया, बल्कि एक सरल से वाक्य में उनको उत्तर दिया। और उत्तर क्या था तो ये समझो, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही, आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। तो यहाँ पर बेटा वो एक ही बात कहती हैं कि भाई मेरा जाने का जो निश्चय है वो पक्का है और मैं जाऊंगी ही, ठीक है। फिर आगे बताया जा रहा है कि भाई आगा खां जो महल था उसमें रहने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, हवा की दृष्टि से अच्छा स्थान था, महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार मुझसे कहा मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा है, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है,
उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ दिया और वह स्वतंत्र हुई। तो बेटा यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है। देखो एक सामान्य से नेचर की बात बताई जा रही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी हो दुनिया का, किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं है। आप अपनी ही बात कर लो कि जब भी मम्मी थोड़ा सा बोल दें कि बेटा ये काम नहीं करना है, तो वैसे ही हमको लगता है यार ये बात क्यों कही मम्मी ने, मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। और जबकि मम्मी हमारे अच्छे के लिए बोल रही है, ठीक है। तो ये नेचर ही है, चाहे वो ह्यूमन नेचर हो, चाहे संसार में किसी का भी नेचर हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को कैद कभी भी पसंद नहीं आई है। तो ये बात जो है वो कस्तूरबा गांधी पर भी लागू होती है, क्योंकि वो बड़ी चेतना की महिला है, ठीक है। एक बड़ी जो विशालता उनके व्यक्तित्व में है, उसके कारण उन्हें ये कैद जो है वो कभी भी रास नहीं आती। साथ में गांधी जी भी रह रहे हैं, पर उनके मन में ये विचार आता रहता है कि मैं कैद हूं, और वो लेखक से भी ये कहती हैं कि भाई मैं कैद हूं, और ये जो कैद वाला वैभव है मुझे नहीं चाहिए। कि भले ही मैं, वो कहते हैं कि ना कि आप सोने के पिंजरे में भी चाहे कैद हो, पर हैं तो आप कैद ही, ठीक है। एक कहावत भी है कि मिट्ठू जो है चाहे सोने के पिंजरे में है, लेकिन वो है तो कैद में ही। तो ये बात जो है वो कस्तूरबा गांधी यहाँ पर ऐसे समझाती हैं, काका किलकर से कहती हैं कि ये जो कैद वाला वैभव है ना, ये जो है वो मुझे जम नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और बताती हैं कि भले ही मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना वो वही सेवाग्राम की कुटी के अंदर अटका हुआ है, कि भाई मेरी आत्मा जो है वो वही होनी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जिस तरीके से पक्षी जो है ना कैद के अंदर मर जाते हैं, ठीक है, और मुक्त हो जाते हैं कैद से भी और संसार से भी, उसी तरीके से अंग्रेजों की कैद में रहते हुए कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। और वो उनकी जो है ना एक सांकेतिक कैद जो होती है, ठीक है, कि भाई शरीर कैद है, तो उस कैद से भी मुक्ति हो जाती है और संसार से भी उनकी मुक्ति हो जाती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं उनको कर्तव्य अकर्तव्य की ही हमेशा चिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझे यही होगा और यह नहीं होगा, इन दोनों वाक्यों में ही अपना फैसला सुना देती, ठीक है। तो बेटा होता क्या है कि जब कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है, तो इस डेथ के कारण होता यह है कि तमाम तरीके की जो बहुत सारी हलचल हो जाती है। देखो होता क्या है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ पर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो विवाद होने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा उग्रता आने की संभावना होती है, ठीक है। और ये चीज़ हमें आज भी देखने को मिलती है कि भाई जब भी कोई कोर्ट जो भी है ना कोई बड़ा डिसीजन लेती है, तो वो जनहित की भावना को ध्यान में रख कर लेती है। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी जो थी वो बहुत सारे लोगों से जुड़ी थी, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सामान्य पर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व था। तो ये अंग्रेजों को भी डर लग रहा था, उनकी भी जो पकड़ थी ना वो भी ढीली होने लगी थी, कि कस्टडी के अंदर कि भाई वो जो कैद काट रही थी और उस कैद के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से अंग्रेजों को भी ये बहुत बड़ा झटका लगता है और भारत पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, ठीक है। आगे लेखक ये बताता है कि देखो दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, उसने पहले भी कहा था कि शब्द वाले और कृति वाले। तो कस्तूरबा जो थी वो कृतिनिष्ठ व्यक्ति थी या कृतिनिष्ठ व्यक्तित्व की मालकिन थी, और इसी व्यक्तित्व को जीते हुए उन्होंने जो है ना ये बताया कि शब्द शास्त्र के जो विद्वान हैं उन्हें तो ये बात रहता है, उनके दिमाग में भी ये बात रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है। पर कस्तूरबा बा ने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कृति युक्त व्यक्तित्व के माध्यम से जीवन को जिया और एक नई दिशा दिखाई कि कृति युक्त व्यक्ति जो होता है वो कितना श्रेष्ठ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह श्रम यानी कि तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती तो वह कस्तूरबा से ही कई बार आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती तब उनकी बात बाही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें की करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम
को लागू नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक बात समझो, यहाँ पर उनके व्यक्तित्व की एक और पहलू का भाग दिखाया जा रहा है, जो है ममत्व। बताया जा रहा है कि भाई एक आश्रम था, सत्याग्रह सत्याग्रह आश्रम, यानी कि तत्वनिष्ठ आश्रम। ठीक है, अब ये जो आश्रम था ये महात्मा गांधी की ही एक आश्रम की शाखा थी, और यहाँ पर मगन लाल भाई करके एक व्यक्ति थे जो इस आश्रम का संचालन किया करते थे। और सामान्य तौर पर जब पुरुष संचालन करते हैं ना, तो बड़ा एक हार्ड सा नियम बना लेते हैं, बहुत कठोर सा नियम बना लेते हैं। यही नियम जो है वो चलायमान था बहुत लंबे समय तक। अब आगे होता ये है कि भाई जब ये नियम लागू होते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, और लोग जो हैं वो कस्तूरबा जी से जाकर विनय अनुनय कहते हैं। देखो गांधी जी के आश्रम में के ना कई नियम थे, जैसे एक टाइम खाना मिलेगा, फलाहार कब वगैरह, इन तमाम तरीके के नियम थे। पर जब छोटे छोटे बच्चे होते तो उन्हें तो भूख लगेगी, और वो ये तमाम तरीके की बातें, अपनी जो बात होती थी वो कस्तूरबा बा से कहा करते थे। कस्तूरबा उन बातों का समाधान किया करती थी, और इस तरीके से कई बार जो है उनकी शिकायत जो है वो गांधी जी के पास जाया करती थी कि भाई कस्तूरबा जी जो है वो ऐसा कर रही हैं, उन्होंने नियम तोड़ दिया। और तमाम पतियों की तरह गांधी जी भी कहते हैं कि भाई मेरे जो नियम है वो कस्तूरबा बा पे नहीं लगते, बाकी सब जगह लगते हैं, लेकिन कस्तूरबा बा पे मेरे नियम बिल्कुल नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो तमाम पतियों की तरह गांधी जी भी हार मान लिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनके व्यक्तित्व का एक भाग और दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे ले क्रम की। तो देखिए, आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ही ने ही। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राण घातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई तो, और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत वह आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए थे, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, मुंह में एक दांत नहीं बचा था, आंखें निस्तेज हो गई थीं, तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्था पूर्वक करती। जब उनसे मिलने जाता और जब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता। तो बेटा यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि लेखक चाहे आश्रम के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति आए या फिर सामान्य कार्यकर्ता है, सबकी देख रेख, सबने खाना खाया कि नहीं खाया, कि तुम कैसे हो, ये तमाम तरीके का जो काम है ना वो कस्तूरबा जी ही किया करती थी। अब जब बुढ़ापा उनका आ जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, तब भी रसोई में जाकर वो थोड़ा बहुत काम किया करती हैं, जो उनसे बन पड़ता है, वो तमाम तरीके के काम वो किया करती हैं। और इसी के साथ साथ होता ये है कि भाई जब भी लेखक जाता है तो जो बा होती है ना, उन्हें वो खाने के लिए कुछ ना कुछ देती थी, और लेखक ऐसा हाथ पसार के बड़ी अपनी धन्यता का अनुभव करता था कि बताओ जो कस्तूरबा गांधी है मुझे खिला रही हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की। वह भले ही अशिक्षित रही हूँ, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है और उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नजर डालकर प्राप्त कर ही लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों के अध्यक्ष का स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा। तो भैया यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि भाई वो भले ही अशिक्षित थी और उनको आश्रम संचालन में भी कोई रुचि नहीं थी, पर वास्तव में जो जो चीजें होती हैं और देश में क्या कौन सी घटना घट रही है, क्या हो रहा है, तमाम तरीके की जानकारी वो अखबारों के माध्यम से या लोगों से पूछ कर कि भाई वो क्या था, फिर आगे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इन तमाम तरीके के प्रश्नों के माध्यम से तमाम जानकारियां जो हैं वो कस्तूरबा बा ले लिया करती थी। ठीक है, फिर देखो ऐसा भी बताया जाता है कि गांधी जी की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ता था, तो कुछ ऐसे सम्मेलनों का, चाहे वो शिक्षा परिषद हो या कोई और सम्मेलन हो, उनकी अध्यक्षता का कार्य भी कस्तूरबा जी किया करती थी। ठीक है, अब देखिए आगे। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण में नहीं लाऊंगा, आप जो बतावेंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना हर एक को अपनी प्रत्युन्नति से करना पड़ता है। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के लिए भाषण किए
किए। उनकी भाषा बहुत ही आसान रही थी, किंतु उपसंहार परिपूर्ण सिद्ध होता था। इनके इस भाषणों में परिस्थिति की समझ, भाषा की सावधानी और खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। तो बेटा यहाँ पर ना एक बात और बताई जा रही है कि कस्तूरबा जी के जो भाषण थे वो केलकर जी लिखा करते थे। अब यहाँ पर केलकर जी ये बताते हैं कि मैं खुद भाषण नहीं लिखा करता था, मैं कस्तूरबा जी से कहा करता था कि आप बताइए आप क्या बोलेंगी, मैं उसी चीज को लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चुनौती के विषय में और बताया जाता है, और वो चुनौती वास्तव में है कि जब भी आप किसी सम्मेलन का, किसी भी समारोह की अध्यक्षता कर रहे हो, ठीक है, तो ये परंपरा होती है कि अध्यक्ष को बोलना पड़ता है। ठीक है, तो शुरुआत में भी कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं और अंत में भी कुछ चीजें बोलनी पड़ती हैं। तो अंत में जो है वो ज्यादातर अध्यक्षीय भाषण होता है। अध्यक्ष जो है वो तमाम बातों का उपसंहार देता है कि तमाम क्या क्या बातें हुई उसका बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्म में चीजों को समझाता है और मूल बात कहता है। तो ये जो बातें थी ना, कस्तूरबा गांधी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बाद भी इन तमाम तरीके की जो भाषण शैली थी उसमें बड़ी कुशलता थी। और ये कुशलता का कारण लेखक बताता है कि भाई इसकी जो कुशलता है वो ये है कि परिवार से कैसा माहौल मिला, दूसरी चीज क्या है भाषा की सावधानी, और तीसरी जो चीज है वो है प्रत्युन्नमति कि भाई तुरंत ऑन द स्पॉट आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात जो है वो इनके व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। आगे लेखक ये बताते हैं कि आज के जमाने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें ना दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी या कृतार्थ नहीं कहेंगे। तो बेटा ये बात सच है कि आज के समय में यदि कोई कस्तूरबा गांधी जैसा व्यक्तित्व हो तो हम उसे ना बड़ी ही उदार व्यक्तित्व या यशस्वी व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, सामान्य सा व्यक्तित्व कहेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के दौर में जो परंपरा है वो मेन परंपरा यही है कि व्यक्ति अगर कुछ पाना नहीं चाहता है तो वो व्यक्ति किसी काम का ही नहीं है, ऐसा आज के लोग मान के चलते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि समाज के अंदर भी ना जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा छापते हैं, उन्हीं लोगों की पूजा ज्यादा होती है, उन्हीं को बताया जाता है कि अरे ये तो महान व्यक्ति हैं, ये तो सफल व्यक्ति हैं। पर वास्तव में सफल व्यक्ति की परिभाषा वो नहीं है, वो अलग तरीके से परिभाषा जो है वास्तव में यथार्थ सफलता की परिभाषा अलग होती है। तो यही बात बताई जा रही है कि आज के दौर में यदि कस्तूरबा के जैसा कोई व्यक्तित्व हो तो उसे हम आदर्श व्यक्तित्व तो नहीं कहेंगे, ठीक है, यशस्वी व्यक्तित्व हम नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है। तो बेटा जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु होती है तो मूर्ति बनाने का निर्णय लिया जाता है, और भाई इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जाती है, उस मूर्ति को बनाने के लिए इतना बड़ा चंदा जोड़ा जाता है जो सामान्य दृष्टि से संभव ही नहीं था। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि कस्तूरबा गांधी का जो व्यक्तित्व था वो सारा का सारा उस समय का जो हिंदुस्तान है उसको मान्यता प्रदान करता था, इसीलिए इतना ज्यादा चंदा उपस्थित हो पाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा गांधी में कहां से आई, उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया, सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाला कौटुंबिक सद्गुण ही था। तो यहाँ पर बेटा लेखक ने ये बताया है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो बहुत विराट और विशाल है। ठीक है, उसी का फल है कि कस्तूरबा गांधी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करी नहीं थी, ठीक है, और इतनी कम पढ़ाई करने के बाद भी उनका जो व्यक्तित्व बना वो आर्य आदर्श की शोभा बनाने वाला सद्गुण ही था। यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी शोभा बढ़ाने का जो कौटुंबिक वातावरण था, यानी कि जो परिवार से शिक्षा मिलती थी, वो तमाम तरीके की चीजें ही थी। ठीक है, असाधारण मौके मिलते ही और उतने ही असाधारण कसौटी आप पढ़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हर समय जीवन सिद्धि हासिल की। तो बेटा यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जब जब कठिन समय आया तब तब उन्होंने तमाम तरीके की कसौटियों को पार भी किया। आगे देखो क्या कहा जा रहा है।
सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। तो यहाँ पर बेटा यही बात बताई जा रही है कि जो छोटी छोटी साधनाएं होती हैं ना व्यक्ति के अंदर, वो उसका जब भी जीवन में, देखो कहा जाता है, ये कविता भी है और एक रियल बात भी है कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती, फिर जीवन में कहाँ विराम है और क्या बदली क्या घाम है। ठीक है कि भाई जब मनुष्य साधना करता है, चाहे वो चरित्र की साधना हो, चाहे वो पूजा पाठ करना हो, किसी भी प्रकार की साधना करना हो, साधना करने से तेज आता है और वो जो तेज है व्यक्तित्व में तो दिखता ही है। बड़े से बड़े प्रसंग उपस्थित होने पर, बड़ी से बड़ी घटना होने पर वो जो तेज है आपको उस घटना से निकाल कर ले जाता है, आप उस घटना में जो है ना वो कमल के समान खिल जाते हैं। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है। अब देखो आगे क्या है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पतिव्रत्य को, कौटुंबिक वात्सल्यता को और तेजस्विता को चिपकाए रही और उसी के जोर महात्मा गांधी के महात्मत्व की बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि के अनेक धर्मी लोग का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है और स्वतंत्र के पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अपने संस्कार के कारण और पतिव्रत धर्म के कारण ही जो है वो कस्तूरबा इतनी विशाल हो पाई और लोग उन्हें इसीलिए याद किया करते हैं कि देखो कस्तूरबा गांधी ने बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन अपने घर से मिले संस्कार और अपने पतिव्रत धर्म के कारण वो महात्मा गांधी के बराबर आ गए थे। ठीक है, तो ये कुछ गुण होते हैं जो मनुष्य को बहुत विशाल बनाते हैं। तो ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अब बेटा हल करते हैं एक गद्यांश जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमारी परीक्षा में आता भी है कि आपको गद्यांश या पद्यांश हल करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए गद्यांश में बताया जा रहा है, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। इससे भी विशेष यह बात है कि बड़ी तेज से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। तो बेटा जब भी आप गद्यांश हल करें या आपको गद्यांश हल करने के लिए आए, सबसे पहले गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद दृष्टि डालनी है प्रश्नोत्तर पे कि क्या प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं, फिर प्रश्न पढ़िए और देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में कहाँ छुपा हुआ है। ये सरल तरीका है, क्योंकि देखो आपको 3 प्रश्न हल करने के लिए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्रश्न हल करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल सा टेक्निक यूज करते हैं और कर भी सकते हैं। शॉर्टकट के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले प्रश्न पढ़ लें फिर उत्तर देख लें। अब सबसे पहले समझो कि प्रश्न किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। भाई क्या लिखना है? संदर्भ। तो कैसे लिखेंगे आइए समझ लीजिए। संदर्भ लिखने में ना एक चीज का विशेष ध्यान रखना। क्या? पहले संदर्भ समझ लो कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित एवं काका के कालेकर द्वारा लिखित या रचित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक काका केलकर हैं या कालेकर हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भाई इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है, ये कौन से खंड से आया, गद्य खंड से या पद्य खंड से, इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर का लेखक कौन है। तो यहाँ पर 3 चीजें हमेशा याद रखना। ठीक है, क्या क्या याद रखना, ये चीज समझ लो कि सबसे पहले ये याद रखना लेखक, ठीक है, का नाम बताना। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताना है? चैप्टर का नाम या पाठ का नाम। ठीक है, पाठ का नाम। ठीक है, और ये भी बता सकते हो कि ये गद्य खंड से आया है या पद्य खंड से आया है। ठीक है, गद्य या पद। ठीक है,
ये कहाँ से लिया गया है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप संदर्भ लिख रहे हैं तो इन 3 चीज़ों को आप बता सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब देखो ये चीज थोड़ा सा ना टेक्निकल, इस चीज को समझ लो। रेखांकित अंश की जब भी व्याख्या करनी हो तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, और फिर जो जो भाव आपके मन में आते हैं, जो जो चीज आप समझ पाए हैं, उन तमाम तरीके की चीजों को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरितार्थ का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती का आदर्श जो हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बात तुमने पढ़ ली। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि भाई पहले लाइन में ये बताया गया है, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो चाहे भारत हो, जब जब अपने चरित्र का तेज प्रकट करने की बात आई है, कस्तूरबा जी ने उस कसौटी को लिया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी है, ठीक है। फिर आगे ये बताया जा रहा है कि भले ही आज दुनिया बदल रही है, पर भारतीय स्त्री का जो स्थान है, जो सती परंपरा हमारी परंपरा के अंदर है, ठीक है, एक आदर्श स्त्री किस प्रकार से हो, जो जो परंपरा भारतीय परंपरा है वो आज भी हमने अपने दिलों में कायम करके रखी है, और आज भी हम उसी तरीके से स्त्रियों को देखते हैं कि एक आदर्श स्त्री किस प्रकार से हो, ठीक है। और इस बात का जीता जाता प्रमाण कौन है? इस बात का जीता जाता प्रमाण जो है वो कस्तूरबा गांधी है। तो ये बात हम समझ पाए। अब इसी बात को ना बहुत सरल भाषा में लिखना है। तो बेटा ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में भी लिख पाएँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में ना ये जो व्याख्या है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, संपूर्ण देश राष्ट्रमाता कस्तूरबा की आराधना क्यों करता है? तो भाई उनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उनमें लोकोत्तर योग्यता थी। अब ये लोकोत्तर योग्यता क्या होती है? एक ऐसी योग्यता जो असाधारण हो, जो सामान्यतः लोगों के अंदर ना दिखाई पड़ती हो, ठीक है। तो वही जो बात होती है वो लोकोत्तर योग्यता कहलाती है, ठीक बच्चा। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ा, इस चैप्टर को हमने समझा। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।